हेलो दोस्तों, माइनिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र मौर्य और आज मैं आप लोगों के सामने माइनिंग गेट 2014 का मैथमेटिक्स क्वेश्चन कराया जाएगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा 2014 जो कि माइनिंग गेट क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। उन सभी मैथमेटिक्स क्वेश्चन को आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से, ईजी वेव से देखेंगे। चले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा वेक्टर कैलकुलस का था। ठीक है, मैं टॉपिक्स भी बता दे जाऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आया था। ये 2014 माइनिंग गेट 2014 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये जो है गेट 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस का पूछा गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि देखिए वर द वैल्यू ऑफ के किस मान के लिए विच द वेक्टर्स, दो वेक्टर्स गिवन है और वो आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो ऑर्थोगोनल होते हैं। कब होंगे वो के की वैल्यू फाइंड कीजिए जहाँ पर के कोई मिसिंग नंबर है ए वेक्टर में। तो ऑर्थोगोनल की मैं डेफिनेशन अगर मैं समझाऊँ आपको, तो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, एक तरफ से उन दोनों वेक्टर्स का क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर जो है क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एक ऑर्थोनॉर्मल होता है, ऑर्थोनॉर्मल में क्या रहता है कि सेम वेक्टर का प्रोडक्ट करने पर आंसर 1 आता है और अदर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपको 0 मिलता है। तो सिमिलरली वैसे ही ये भी है, ऑर्थोगोनल बोल रहा है तो ऑर्थोगोनल के लिए रूल ये होता है कि ए वेक्टर डॉट अदर वेक्टर बी वेक्टर का करेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। ऑर्थोगोनल मीन्स यही है, एक तरफ से परपेंडिकुलर। ठीक है, एक तरफ से क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब। तो ये दो वेक्टर्स गिवन है, इनका डॉट प्रोडक्ट करो और आंसर 0 आना चाहिए, यानी कि 2 आयोटा माइनस 3j, इनका जब हम डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं k टाइम्स आयोटा और प्लस 4 टाइम्स j, तो आंसर विल बी 0 आना चाहिए, 0 वेक्टर आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि भाई इसका जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, i के साथ प्रोडक्ट किया जाता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में i के साथ 1 होता है, i के साथ j का आंसर हो जाता है 0। इस वजह से हम सिर्फ प्रोडक्ट i और i का ही करेंगे। तो 2 इंटू के मिलेगा 2k माइनस 3 इंटू 4 करोगे तो 12 हो जाएगा इक्वल में 0। और यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी 12/2, यानी कि k का मान मिल गया 6। कितना मिल गया भाई, k का मान मिल गया 6। अगर मैं इसका आंसर बोलूँ तो आंसर क्या आने वाला है, तो इसकी वैल्यू आएगी k की वैल्यू 6। दिस इज अ राइट आंसर। k का मान 6 रखोगे तो ये वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थोगोनल होंगे। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है द डाइवर, ये भी हमारा वेक्टर कैलकुलस का ही क्वेश्चन है। ये भी देखिए 2 क्वेश्चन हो गए वेक्टर कैलकुलस के। क्या लिखा हुआ है, द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर्स, एक वेक्टर्स गिवन है और आपको पूछ रहा है उसका डाइवर्जेंस क्या होगा। तो डाइवर्जेंस में अगर आप लोग को बता दूं कि भाई डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ v का मतलब होता है कि डेल डॉट v, क्या डेल डॉट v किया जाता है। और डेल मीन्स होता है i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। इसका डॉट किया जाएगा किसके साथ, ये जो गिवन वेक्टर है, तो इसका मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा सब में। तो क्या मिलने वाला है, x प्लस वाई और माइनस वाई इंटू आई कैप, फिर x प्लस वाई इधर भी जाएगा प्लस x प्लस वाई इंटू में जाएगा x और ये पूरा बाहर में हो गया जे कैप। भाई मैंने x प्लस वाई को भी मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर। उसके बाद इसमें डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो डॉट प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो क्या मिलेगा, i और i का होगा 1, तो क्या बच गया, तो ये क्या बनेगा, i और i हटेगा, डेल अपॉन डेल x हो जाएगा और डेल अपॉन डेल x के साथ में आने वाला है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो x y विथ माइनस में और माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, x y माइनस वाई स्क्वायर बोथ आर माइनस। फिर j और j वाला का होगा, इसमें k तो है नहीं तो सिर्फ j का j वाला होगा, तो प्लस डेल अपॉन डेल y करोगे और ब्रैकेट में ये वाला x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स वाई हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। और पार्शियल डेरिवेटिव क्या कहता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं सिर्फ उसी का डेरिवेटिव होता है, उसका 0 हो जाएगा। तो x का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच गया माइनस वाई, तो यहाँ से मिलने वाला है माइनस वाई प्लस, ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से y का 1 हो गया तो बच जाएगा x, यहाँ से x
ओवरऑल हम देखें तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इसका करेक्ट आंसर होगा। और x माइनस वाई कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, तो x माइनस वाई इसका आंसर आ जाएगा। देख लो सही। दो क्वेश्चन हमारे हो गए वेक्टर कैलकुलस के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है कैलकुलस का, वेक्टर कैलकुलस नहीं है, ये ओनली कैलकुलस है। और कैलकुलस के क्वेश्चन में यहाँ पर लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी। तो मॉड वाले क्वेश्चन के लिए अक्सर जब हम ऐसे क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट तभी होती है जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल। जब दोनों के दोनों इक्वल होते हैं तभी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो x की जगह 0 पे चेक करते हैं, 0 माइनस h पे, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h टेंड्स टू 0 रखोगे और ऊपर में मॉड में 0 माइनस h करोगे, अपॉन में 0 माइनस h करोगे। पता है यहाँ से कितना मिलेगा आंसर इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया मॉड में माइनस h का h, लेकिन में नीचे में माइनस h है, कटेगा तो आंसर आएगा -1। ठीक है, जब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट साइड में निकाल रहे इसलिए प्लस में किया जाता है, अपॉन में 0 प्लस h करोगे और लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पर हो जाएगा आपका h अपॉन का h और ये कट के 1 आ गया। तो दोनों क्या मिल गए, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल आया राइट हैंड लिमिट, जिससे हम बोल सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, नॉट एग्जिस्ट। यानी कि इसकी लिमिट जो है नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर एग्जिस्टेंस। इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो गई, ये नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए कि लेफ्ट और राइट का मान आंसर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीके से मैं आपको जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ वो इजी तरीका बता रहा हूँ, इजी वे, जो कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो तो आप इजी तरीके से कम समय में इसको अटेम्प्ट कर पाओ। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा था एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल एक्स स्क्वायर और y इक्वल एक्स क्यू दिया हुआ है और रेंज आपका 0 से लेके इन्फिनिटी में है। तो भैया आपको पता होगा इसका ग्राफ अगर हम बोलें, ये है आपका कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला का इक्वेशन होता है। पैराबोला कैसा होता है, ऐसा ही कुछ होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। दूसरा y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ, ऐसा ये है y इक्वल एक्स क्यू का ग्राफ। ठीक है, ये इस टाइप से जाएगा, तो ये बढ़ते जाता है इधर से, ये है y बराबर एक्स क्यू का। तो वो बोल रहा है एरिया इनक्लोज्ड बाई एरिया, ये वाला एरिया बताना है, लेकिन 0 से इन्फिनिटी, तो ये तो 0 to 1 पर ही कट करेगा, उसके बाद से आगे का ग्राफ बनेगा नहीं। तो आप इसको 0 to इन्फिनिटी ना जाके इसको क्या निकाल सकते हो, 0 to 1 निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों का आंसर सेम होगा। तो इसको हम 0 to 1 और कैसे निकालते हैं, ये वाला, ये कौन सा एक्स क्यू वाला है, तो एक्स क्यू वाला है, ये वाला एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर को करते हैं और dx इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अपर वाला माइनस लोअर वाला, ठीक है, अपर माइनस लोअर कर देते हैं तो इसका जो है बाउंडेड एरिया निकल जाता है। यहाँ से हम बोलेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है भाई, तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, एक पावर बढ़ जाती है और लिमिट जब लगाओगे 0 to 1, ओवरऑल मिलेगा 1/4 माइनस 1/3, एलसीएम लोगे 12, 3 इधर 4 इधर माइनस 1/12, जो कि एरिया है। एरिया कभी निगेटिव नहीं होती, तो हम यहाँ से 1/12 बोलेंगे। 3 माइनस 4 -1 मिलेगा, लेकिन एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, इस वजह से हमारा आंसर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/12, जो कि राइट आंसर हो गया। क्लियर है। तो देखिए कितना इजी तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स एक बहुत आसान सब्जेक्ट है और यहाँ से आप गेट में इजी तरीके से नंबर गेन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज ए प्लस ए आर, ये आपको पता है जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज का फॉर्मूला ही होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ दिया था,
जी इस समय, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कि a प्लस ए आर स्क्वायर लाइक डैश 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 डैश, अगर ये इन्फाइनाइट तक जाता है तो ये जो है जीपी है। ये कौन सा फॉर्मूला होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज होती है। और जीपी सीरीज का एस इन्फिनिटी, सम ऑफ इन्फिनिटी, यानी कि सम इसका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर केस होता है कि आर का मान 1 से छोटा होना चाहिए भाई, आर का मान 1 से छोटा होना चाहिए। और मॉडुलस ऑफ 1 मतलब 0 से बड़ा, यानी कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। तब हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला? 1 एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। अगर हम देखें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहा है तो राइट आंसर कौन सा हो गया? a/1 माइनस आर। ये कभी नहीं हो सकता। देखिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बोलते हैं। यहाँ पर आप बस क्वेश्चन पढ़िए, स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो चुटकी में टिक करके आ जाएंगे, विदाउट एनी टाइम, यानी इंस्टेंटली जस्ट जवाब दे सकते हो आप इस क्वेश्चन को। तो अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद होगा, ये 12th बेस में पढ़े हुए, 12th स्टैंडर्ड में अगर हो सकता है तो आपको ऐसे भी याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन बिलो इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल वे। और वो फंक्शन क्या है? और वो फंक्शन मैं आप लोग को दे देता हूँ। और वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल, ये दिया हुआ है 2x प्लस ए एक्स स्क्वायर, और नीचे में 4x प्लस 3 यूज़ करना है। दो है पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, ऐसे को टुकड़ों में बांट दिया है। जब x का मान 1 और 1 से छोटा हो तब आपको ये यूज़ करना है, और जब x का मान 1 से बड़ा हो तब आपको fx ये यूज़ करना है। और चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब k के a की किस वैल्यू रखा जाए। और x वो ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और दिस दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपसे पूछ रहा है भाई उस पॉइंट पर भी 1 पर पूछ रहा है ना, 1 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के। तो अगर मैं बोलूँ दैट पॉइंट भी इक्वल होनी चाहिए तो आपको पता होगा 1 पर आप आंसर निकाल लीजिए। x की जगह 1 अगर पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर 1 पुट करते हो तो 2 प्लस a मिलेगा, और 2 प्लस a लेफ्ट हैंड लिमिट हो चुकी है, पॉइंट हो गया 1 पर। तो 1 से बड़ा जब आप पुट करोगे तो यहाँ मिलना चाहिए, तो 1 से बड़ा यानी कि f 1 प्लस h का भी आंसर कितना आना चाहिए, यहाँ पुट कर दो। x के जगह 1 प्लस h डालोगे तो लिमिट डालोगे, तो लिमिट इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, और f ऑफ x के जगह 1 प्लस h डालना है, तो 4 इंटू 1 प्लस h प्लस 3 डालना है, और h के जगह 0 डालोगे तो 4 प्लस 3 होगा। और यहाँ से हम बोलते हैं कि कंटिन्यूटी के लिए ये और ये क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा? फॉर कंटिन्यूटी के लिए, फॉर कंटिन्यूटी के लिए f ऑफ 1 प्लस h का आंसर हो, या फिर f ऑफ 1 माइनस h का आंसर हो, या फिर दैट पॉइंट 1 का आंसर हो, बोथ आर, तीनों के तीनों सारे के सारे कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तब मैं बोलूँगा फंक्शन कंटिन्यूस है। मुझे इसकी वैल्यू मालूम है 4 प्लस कितनी है भाई? 4 प्लस 3 है, तो h के जगह 0 डाला तो 4 प्लस 4h, h की जगह 0 हो गया, तो 4 और 3 7 मिल गया। यहाँ से मैं बोलूँगा इसकी वैल्यू कितनी है? 7 है, और इसकी वैल्यू कितनी है? f ऑफ 1 की वैल्यू मैंने निकाला था 2 प्लस a, तो यहाँ से मिलेगा मुझे 2 प्लस a, तो यहाँ से a की वैल्यू 7 में से 2 गया 5 आ गया। a का मान कितना मिल गया? 5। बेटा जब आप x के मान a के जगह अगर आप 5 रखते हो तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस बनेगा। अगर हम ऑप्शन से करेक्ट आंसर चूज करें तो कौन सा करेक्ट होने वाला है? हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि जब हम a के जगह 5 रखें तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये भी देखिए कैलकुलस के क्वेश्चन थे, यहाँ से भी ये आपका जो है कैलकुलस में ही आएगा, ये भी कैलकुलस का ही क्वेश्चन है, और यहाँ से वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलस मतलब पूरा 2014 में पूरे क्वेश्चन आपके कैलकुलस के ही पूछे गए थे। एक क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का नहीं था और ना ही डिफरेंशियल इक्वेशन के यहाँ थे, तो सारे क्वेश्चन इन्होंने कैलकुलस से पूछे गए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि माइनिंग गिट 2013 के सॉल्यूशन में।